नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब से 1 घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दलों ही नहीं, पूरे देश की नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं, जो 5 बजे होनी है। और थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दल कमर कसकर पूरी तरह से तैयार हैं। 543 सीटों का संग्राम, उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारकों की रैलियों को लेकर माथापच्ची का दौर भी जारी है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम राज्यों में अपनी अपनी तैयारियां हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही महासमर की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 सबसे पहले देगा। तो अब से ठीक 1 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश भर की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होगा। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हलचल काफी तेज है। तारीखों के ऐलान के साथ ही महासमर की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। आयोग में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है और उसके बाद अब 2019 का सियासी दंगल, यहां पर आज महाभारत का शंखनाद हो रहा है। शाम 5 बजे चुनाव आयोग इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी 1 घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विज्ञान भवन के बाहर हलचल तेज हो गई है। तो जानकारी यहां पर हमको लग रही है उसके मुताबिक 8 से 9 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकता है। 1 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यहां पर तारीखों की घोषणा हो सकती है। जो जानकारी हमको मिल रही है उसके मुताबिक तमाम राज्यों की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो इस बार बदले हुए समीकरण हैं। 2014 के बाद समीकरण काफी बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बदले हुए समीकरण हैं। उत्तराखंड में भी यहां पर स्थितियां काफी बदली हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्योंकि 2014 में जिस तरह के इक्वेशंस बैठे थे उसके उलट इक्वेशंस यहां पर अब देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा और आरएलडी एक साथ हैं। कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सपा, बसपा और रालोद वाला गठबंधन इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस हमारे गठबंधन में है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को टारगेट पर लेने के लिए तमाम दल एक संग आ गए हैं। तो अब यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी दंगल है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में पिछली बार 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 1 सीट पर कांग्रेस। 2014 में मोदी लहर की बात जो हो रही थी उसमें यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो हम जो बात कर रहे हैं 11 सीटें छत्तीसगढ़ की है, जिसमें से 10 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 6, झारखंड में 14, बिहार में 40। तो यहां पर अब समीकरण बनते किस तरीके के हैं ये यहां पर देखना होगा। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग राज्यों में, वो लोकसभा चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, उनकी तैयारी किस तरीके की है, ये भी हम जानेंगे, ये समझेंगे कि आखिर किस तरीके से शंखनाद हो रहा है लोकसभा चुनाव का और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से तैयार हैं। जो अलग अलग राज्यों की तस्वीर है वो भी हम आपको बताएंगे। 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर हम 2014 की परिस्थितियों की बात करें तो 2014 की जो फिगर्स निकल करके सामने आई थी उसमें बीजेपी को मैंडेट मिला था और बीजेपी ने सरकार बनाई, बहुमत की सरकार। अब 2019 का सियासी दंगल है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 2 लोकसभा की सीटें एक बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस के, ये 2014 के फिगर्स हम आपको बता रहे हैं। असम की अगर बात करें तो वहां पर 7 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 3, एआईयूडीएफ के पास 3, आईएनडी के पास 1, टोटल 14 सीटें यहां पर असम में हैं। बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें बिहार में हैं। बीजेपी के पास 22, कांग्रेस के पास 2, एनसीपी के पास 1, जनता दल के पास 2, एलजेएसपी के पास 6, आरजेडी के पास 4, आरएलएसएम के पास 3। तो ये कुल 40 लोकसभा सीटें बिहार की 2014 के फिगर्स को हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 1 सीट।
दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। 2014 में बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। गोवा की अगर बात करें तो वहां पर 2 सीटें हैं और दोनों पर 2014 में बीजेपी का कब्जा हुआ था। गुजरात की अगर बात करें तो 26 सीटें लोकसभा की और 26 की 26 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। यानी कि गुजरात पूरी तरह से भगवा में हुआ था 2014 में। तो तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, वो पल, वो घड़ी आ चुकी है जब अब से 1 घंटे के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान करेगा। किस तरीके से देखा जाए इस बार के सियासी दंगल को और देश के मूड को, देश के चुनाव को कैसे समझा जाए? देखिए, चुनाव को तो समझा जा सकता है अनुपम जी, लेकिन देश के मूड को नहीं समझा जा सकता। और हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने ये दावा किया कि हमने देश के मूड को समझ लिया जी, या प्रदेश के मूड को समझ लिया, चाहे वो पत्रकार रहे हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के रणनीतिकार रहे हो, दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी चुनाव के बाद। शायद यही भारत की विशिष्टता है। 2014 और 2019 इसके बीच में जो कालखंड भारत में रहा है, उस कालखंड की सकारात्मकता नकारात्मकता जो हर कालखंड की होती है वो एक चीज है, लेकिन चुनाव की एक ये भी प्रवृत्ति हम लोगों ने देखी पिछले 3 दशक में कि अगर कोई बड़ी घटना चुनाव से बहुत नजदीकी समय में घट जाए जी, तो वो घटना सर्वाधिक प्रभाव छोड़ती है मतदान पर। फिर पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल क्या हुआ, वो घटनाएं नेपथ्य में जाने लगती हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो। अब जो एक पुलवामा और पुलवामा के 12 दिन बाद एक एयर स्ट्राइक, उसके बाद अभिनंदन वाला प्रकरण और उसके बाद राजनीति में एयर स्ट्राइक, दे दनादन, इसने भारत के मनःपटल को मुझे लग रहा प्रभावित किया है, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि 2014 मई के बाद से जो बड़ी घटनाएं घटी, अगर ये घटना नहीं होती तो उन घटनाओं का असर चुनाव पर होता, वो निर्णायक होती। लेकिन अब वो घटनाएं निर्णायक नहीं होंगी, ना भाजपा के पक्ष में ना भाजपा के खिलाफ। नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, इस तरह के जो तमाम 10% आरक्षण गरीबों को अलग से, ये तमाम जो विषय हैं, मुझे लगता है वो चुनाव में फिलहाल नेपथ्य में है। अब इस वक्त जिसको हम लोग कोर इशू कहते, कोर इशू ऑफ द इलेक्शन, और हर इलेक्शन का एक कोर इशू होता है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि कोर इशू ऑफ द इलेक्शन जो है वो इन्हीं सब 3-4 परिघटनाओं से मिलकर बन रहा है। पुलवामा, एयर स्ट्राइक, अभिनंदन की वापसी, भारत पाक के बीच तनाव, सरकार ने जिस ढंग से रिस्पॉन्ड किया वो तरीका, विपक्ष ने उस पर जो कुछ कहा, वो कुल मिला के वहां से जो एक विचार पैदा हो रहा है देश के सामने, वो मुझे लगता है अब चुनाव को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। क्योंकि अब 5 बजे के बाद तो चुनाव में देश आ जाएगा, यानी चुनाव की देहरी पर खड़े होकर अगर कोई घटना घटी है तो वो यही घटना है। अब इसका नफा नुकसान मुझे लगता है बहुत सरल है समझना। किसी भी मंडी में चले जाइए, हाट में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, जहां 10, 20, 50 लोग हो, बस अड्डे चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, चर्चा छेड़िए, जनता अपनी राय देगी। तो मूड शायद समझ में आ भी रहा है। इसीलिए आप देखिए चुनाव का नैरेटिव बदल गया अनुभव। अब बाकी सब चीजें पीछे छूट रही हैं।
बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आऊंगा। देश भर से मसूद हमारे अजहर तमाम संवाददाता भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा रुख उनके पास कर लेते हैं। वहां पर कितने पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं अलग अलग राज्यों में? दिल्ली की अगर बात करते हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, सबसे पहले बताइए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे होनी है, तारीखों का ऐलान होना है, किस तरह की हलचल है और राजनीतिक सरगर्मियां कैसी बढ़ी हुई देख रहे हैं वहां पर आप? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक तापमान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है, राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सियासी जो पार्टियां हैं वो अब गठबंधन के आगे बढ़ गई हैं और गठबंधन के साथ साथ अब सीटों का ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, यहां तक कि लगातार यह बीजेपी से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी बात काफी पिछले बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे, इसकी बात पिछले कई दिनों से की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन की बात तो हो ही रही है, गठबंधन समीकरण की तो बात हो ही रही है। अब उम्मीदवारों के नामों की भी फैसला किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, वहां पर गठबंधन के साथ साथ जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं या फिर अभी जो करंट इश्यूज हैं उस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में भी काफी मंथन हुआ है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सोनिया गांधी, जिनके नामों को लेकर के संशय था क्या वो इस बार भी रायबरेली से लड़ेंगी या फिर उनके बदले प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने भी वहां पर भी तस्वीर साफ हो गई है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि अब गठबंधन के साथ साथ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा यहां पर हो गई है। लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। बदले हुए और इन समीकरणों में हर कोई अपने आप को फिट करना चाह रहा है। रुख उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करते हैं। रंजना हमारे साथ। रंजना, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें इस बार क्या कुछ कहने जा रही है? बदले हुए समीकरण, बदली हुई परिस्थितियां, नए नए गठबंधन, क्या स्वरूप दिख रहा है इस बार? कितने तैयार हैं ये दल? अनुपम, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है और इस बार भी उत्तर प्रदेश जरूर ये रास्ता तय करेगा। जो भी पार्टी यहां से अपना प्रदर्शन अच्छा करेगी, उम्मीद की जाएगी कि वो जाकर सत्ता दिल्ली के तख्त पे बैठेगी। तो ये हमेशा से होता आया है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत जो है पूरे देश में सबको पता है। और यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, गृह मंत्री का संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की दिग्गज सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। तो इस तरह से देखा जाए तो दिग्गजों का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का जो रास्ता तय होता है उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हैं। और समझा जा सकता है कि कितनी जोरदार तैयारी चल रही है। पूरा विपक्ष जो एकजुटता दिखाने की कोशिश में है कि किस तरह से बीजेपी, जो कि 73 सीटों पे यहाँ पे पिछली बार जो अपनी जुटाई थी और इस बार 74 प्लस का नारा लेकर चल रही है, तो इस बार विपक्ष की ताकत को देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से रोकता है सत्ताधारी पार्टी को। और सत्ताधारी पार्टी जो अपनी रणनीति लगभग सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर कहें अपनी कार्यक्रम को लेकर, अपने चुनावी तैयारी को लेकर, तो वही दिख रही है। तो इस तरह से यहाँ का माहौल, राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई है। पहले से ही तापमान बढ़ा हुआ है और आज जब इंतजार है 5 बजे का, इलेक्शन में इस बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा इस देश के चुनाव का रुख, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं जो काफी मायने रखती हैं। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ है। शंकर, 2014 में दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, बाकी सबका सुपड़ा साफ हुआ था। इस बार किस तरह की परिस्थितियां हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तैयार हैं और क्या कह रहे हैं बदले हुए समीकरण? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से आज बाकायदा सरगर्मियां हैं, खासकर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें अनुपम, तो आज तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बात करें बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी में जो एक उत्साह वो देखने को मिल रहा है और बीजेपी साफ तौर पे एक प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है उसको लेकर आगे बढ़ने वाली है। वही कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त में मैं कांग्रेस दफ्तर में हूँ और कांग्रेस में यहाँ पे हालांकि फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन आंतरिक तौर पर जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी रणनीति जो है आगे की बना रहे हैं कि चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही किस तरह से इस मामले पे आगे बढ़ना है। और हो सकता है अभी थोड़ी देर के बाद अब जो तमाम जो वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पे पहुंचना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शांति छाई हुई है। और जिस तरह से बाकायदा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में दो सबसे बड़ा जो चेहरा है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो इन दोनों को लेकर आगे बढ़ने की योजना है और इन दोनों को लेकर आगे बढ़ेगी। अगर बात करें और दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश की बात करें, अखिलेश उत्तर प्रदेश में लगभग साफ हो चुके थे, मायावती
पूर्ण रूप से साफ हो चुकी थी, तो उन तमाम जो अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं बकायदा वो भी एक रणनीति बना रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इस खास तौर पर बीजेपी का एक रणनीति का हिस्सा है कि वहां पर किसी तरह से ज्यादा सीटें लाने, और शायद इसी का फलसफा है कि प्रधानमंत्री मोदी। शरद, जाहिर तौर पे 5 बजे तारीखों का ऐलान संभव है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में समीकरण किस तरीके से हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे सत्ता बदली है तो परिस्थितियां भी बदली होंगी और नए नए आंकड़े के खेल भी सामने आएंगे। हाँ बिल्कुल अनुपम, आपने एकदम सही कहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में देखें तो इस बार कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो आंकड़ा है और अगर 2014 से तुलना करेंगे तो एक तरीके से क्लीन स्वीप ही कर दिया था बीजेपी ने। 29 जो लोकसभा सीटें हैं वो मध्य प्रदेश से आती हैं और 27 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। केवल 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, हालांकि बाद में एक रतलाम झाबुआ सीट पर उपचुनाव हुआ तो एक और सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है वो अभी भी 26 और 3 सीटों का है। यानी कि कांग्रेस को एक लंबा जो अंतर है वो कहीं ना कहीं पाटना होगा इस लोकसभा के चुनाव में। हालांकि एक बात देखें जो कांग्रेस के फेवर में जाती है वो ये कि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस इस बात में कामयाब हुई है कि बीजेपी की जो 15 साल की सत्ता थी मध्य प्रदेश में उससे उसने बीजेपी को बेदखल कर दिया और अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी जब सरकार आई और विधानसभा में जो बेहतर प्रदर्शन उसने किया है 15 सालों का, उसके जरिए कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें उसे फायदा मिलेगा। और अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें भी तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह कहा था कि वो उनकी सरकार बनते ही राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर ही कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, और किसानों पर जो दांव खेला गया था वो एक बहुत बड़ा दांव रहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का। और अब कोशिश करेगी, बिल्कुल सही बात है। देवव्रत हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। देवव्रत बताइए सियासी समीकरण कैसे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तैयार हैं? चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इन तमाम सियासी समीकरणों के बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि महज 11 सीटें लोकसभा की छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन इन 11 सीटों में भी चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी यहां पर निर्वाचन आयोग के लिए, क्योंकि पिछली बार 3 चरण में जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 चरणों में हो सकते हैं, क्योंकि नक्सल हिंसा माओवाद प्रभावित इलाका यहां पर आता है और खासकर यहां की 2 लोकसभा सीटें बस्तर और कांकेर की अगर हम बात करें और साथ ही साथ राजनांदगांव की बात करें, 3 करीब ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो सीधे तौर पर जहां पर माओवाद का प्रभाव रहता है। तो निश्चित तौर पे यहां पर सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए होगी। और सियासी समीकरणों की बात करें तो अभी फिलहाल जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं उसमें कांग्रेस को खुश होने का मौका मिला है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई रही है। लेकिन साल 2014 में बीजेपी की स्थिति यहां पर मजबूत रही है, 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में रही है। इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पुरानी स्थिति बचाने की रहेगी, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 15 साल से जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हुई थी उसे कांग्रेस ने बेदखल किया और अब बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन सीटों को बचाकर रखे और बची हुई एक सीट, क्योंकि दुर्ग की ये सीट है, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। सरोज पांडे ने पिछली बार यहां से बीजेपी से चुनाव लड़ी थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाकी 10 सीटों पर अभी बीजेपी के तमाम सांसद काबिज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा है, नतीजे रहे हैं, वो इस बार लोकसभा चुनाव में असर डाल सकते हैं। तो बीजेपी को बिल्कुल ये फैक्टर्स रहेंगे कहीं ना कहीं। देवव्रत आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो तमाम देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता लाइव अपडेट्स हमको दे रहे हैं। इस ऐलान से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 जान रहा है मूड कि आखिर तमाम राज्यों में किस तरह के पॉलिटिकल समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है और किस तरीके से इस बार चुनाव करवट बदलेगा, किस तरीके से 2019 का सियासी दंगल होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, अलग अलग राज्यों में 2014 से बहुत कुछ बदल चुका है, कई जगह तो सत्ता ही बदल गई और कई जगह समीकरणों ने सब कुछ उठा बैठक बदल करके रख दिया है। नया गठबंधन, नए समीकरण, नया सब कुछ है। 2019 बहुत कुछ कहेगा। ये देखिए, हर चुनाव कुछ कहता है, हर चुनाव का एक संदेश होता है और उसका एक अपनी आभा होती है। 2-3 चीजें मुझे बड़ी बुनियादी बदलाव लग रहे हैं 14 और 19 में। जी, बाकी तो वही मैदान है, वही घोड़े हैं।
इतना बड़ा भी परिवर्तन नहीं आ गया कि पूर्व पश्चिम जैसी कोई स्थिति बनी हो, लेकिन कुछ बुनियादी परिवर्तन जरूर देखता हूं। दक्षिण की राजनीति में एक बुनियादी परिवर्तन 14 से 19 में दिखता है मुझको, जिसमें वहां के सबसे बड़े सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से, बल्कि करुणानिधि तो आधी शताब्दी से ज्यादा और जयललिता तमिलनाडु की राजनीति को संचालित कर रहे थे। 14 के चुनाव में वो थे, 19 के चुनाव में दोनों नहीं है। इसलिए वहां भी देखना होगा कि तमिलनाडु अपने इन दोनों सबसे बड़े राजनेताओं के बिना जब चुनाव में जाएगा तो उसका मूड क्या होगा, एक। और दूसरी बात मैं कहूं, जब हम लोग उत्तर प्रदेश की समीक्षा करते हैं तो एक बहुत रिकॉर्डेड मैसेज से ही बात अपनी शुरू करते हैं। रिकॉर्डेड मैसेज जैसा होता है ना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, ये तो है ही, सबको पता है। उत्तर प्रदेश इस चुनाव में सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं, इस नाते तो वो हर चुनाव में महत्वपूर्ण रहा है। जवाहरलाल जी के समय 52 में जब पहला चुनाव हुआ तब भी महत्वपूर्ण था, तब तो 85 थी, अब तो 80 है। उत्तर प्रदेश इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चौथाई शताब्दी के बाद उत्तर प्रदेश के दो परस्पर घोर विरोधी राजनीतिक दल, जिनके पास 2014 और 17 की लहर के, भाजपा लहर के बाद भी लगभग 43% वोट इंटैक्ट रहा है, वह दोनों दल सपा और बसपा इस बार एक हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए महत्वपूर्ण, ये खबर थोड़ी ना है कि 80 सीट है वहां, ये 23 करोड़ की आबादी है वहां, नहीं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। जवाहरलाल जी वहीं से लड़ते थे, इंदिरा जी वहीं से लड़ी, विश्वनाथ प्रताप लड़ते थे, चरण सिंह लड़ते थे, वीपी सिंह वहीं से लड़ते थे, ये सब प्रधानमंत्री रहे, वाजपेयी लड़ते थे, नहीं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, चौथाई शताब्दी के बाद यह प्रयोग हो रहा है। और पहले जब प्रयोग हुआ था तो आज जो 30-35 साल की आयु वर्ग के राजनेता हैं वो तो उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इसलिए यह प्रयोग नया है। देखना होगा इसकी तासीर क्या है, अभी इसकी तासीर के बारे में। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गठबंधन पूरे देश के गठबंधनों में, पूरे देश के जिन जिन राज्यों में गठबंधन हो रहे हैं, डीएमके और कांग्रेस का अलायंस तमिलनाडु में, कांग्रेस और एनसीपी अलायंस यहां महाराष्ट्र में, झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ बीजेपी का अलायंस झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, जाहिर तौर पर इन राज्यों की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी बात करेंगे। राजस्थान से हमारे पास इस वक्त हमारे संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, वहां की तस्वीर क्या कह रही है? कितनी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है? सत्ता वहां भी बदली है जाहिर तौर पर, तो स्थितियां कुछ तो बदली होंगी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान का अगर चुनावी सीन की बात की जाए तो यहां पर पिछली बार 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। टोटल जो 25 सीट है, 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। राजस्थान में बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है और कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, नतीजों की बात की जाए, तो कांग्रेस को महज 100 सीट यहां पर मिली है और बीजेपी सत्ता से बाहर भले हो गई, लेकिन उसको कमजोर करके नहीं आंक सकती कांग्रेस भी, क्योंकि जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है वो 1% के आसपास है। अब लोकसभा में क्या परिस्थितियां रहती है, एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह का माहौल बना है उसको लेकर के बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उनका ये मानना है कि किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते और जो दूसरी स्कीम कांग्रेस सरकार ने आते ही शुरू की है वो उसके बूते पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस ने एक काम और किया है पिछले 1 साल के दौरान, जो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी की ताकत माना जाता था, कांग्रेस ने वो फार्मूला अपने यहां भी अपनाया है और बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया है। लेकिन मुकाबला काफी राजस्थान में रोचक होना है। बीजेपी ने 25 सीटें
पिछली बार जीत करके क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार उसको अपना बिल्कुल वहां क्या समीकरण रहेंगे अमिताभ जी से हम जानेंगे, समझेंगे भी उस चीज को। भुवनेश्वर से हमारे साथ मनोज जैना जुड़ रहे हैं। भुवनेश्वर में किस तरह के समीकरण है, कितने तैयार है राजनीतिक दल, क्योंकि जाहिर तौर पे अब से कुछ ही मिनटों के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखें भी सामने आ जाएंगी। मनोज जैना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी बताइए, वहां किस तरह के समीकरण है, कितने राजनीतिक दल तैयार हैं? देखिए, अगर हम 2019 की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग होगा इस बार, क्योंकि 2014 इलेक्शन में सारे देश में मोदी जी का लहर था, फिर भी यहां वो असर नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ 21 जो लोकसभा सीट है इसमें से सिर्फ बीजेपी को एक ही सीट मिला। बाकी यहाँ का जो रीजनल पार्टी है बीजू जनता दल यानी बीजेडी, उसको 20 सीट मिला। लेकिन इस बार जो इक्वेशन, इस बार जो समीकरण थोड़ा अलग हुआ है और होने का संभावना है, क्योंकि बहुत सारे काफी हेवीवेट जो दूसरे पार्टी का जो लीडर्स है वो अभी आ रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। और दूसरी ये बात है कि बूथ में बूथ की स्तर से, बूथ की लेवल से पार्टी काफी वर्क किया है पिछले कुछ सालों में, तो वही उसका असर ही दिखना बाकी है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है जो एयर स्ट्राइक अभी पुलवामा अटैक के बाद हुआ है उसका भी असर लोकसभा इलेक्शन के प्रभावित करेगा थोड़ा बहुत। कुल मिला के हम ये भी बता सकते हैं कि इस बार 2014 की इलेक्शन में थोड़ा अलग ही होगा। जी बिल्कुल, तो कुछ अलग होगा, ये यहां पर जानकारी मनोज जैना हमें दे रहे हैं भुवनेश्वर से। ये चीजें निकल करके सामने आ रही है, अलग अलग संवाददाता हमारे अलग अलग राज्यों से हमें अपडेट दे रहे हैं, तमाम जानकारियां हमारे पास आ रही है। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क का आपको बताएं कि नेटवर्क 18 अलग अलग राज्यों में जान रहा है, समझ रहा है। मुंबई की तरफ हम रुख करेंगे, मुंबई में किस तरह के, महाराष्ट्र में किस तरह के समीकरण है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो स्थितियां बनती हैं, जो स्थितियां बिगड़ती हैं, सब पर सवाल खड़े होते हैं। एक बार पहले अमिताभ जी की तरफ रुख करते हैं। अमिताभ जी, हिंदी पट्टी के राज्यों की अगर बात करें, जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे थे, अगर यही तस्वीर हम कुछ देखें हिंदी पट्टी के राज्यों की, तो वहां पर विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर सत्ता बदली है। तो उसके बाद जैसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, वहां के समीकरणों को बताने की कोशिश कर रहे थे, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं राजस्थान है उदाहरण के लिए, तो 1998 से राजस्थान के नतीजों को उठाकर देख लीजिए। राजस्थान में जिस पार्टी ने विधानसभा में जीत हासिल की, उसने उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। 1998 से यही सिलसिला वहां है, बदला नहीं। दूसरा मसला आता है जिसे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सैचुरेशन पर थी पिछले लोकसभा चुनाव में, अधिकतम के आसपास है मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो वहां आप आगे तो जा नहीं सकते, पीछे लौटने की बात जरूर आएगी, क्योंकि मूड ऑफ द स्टेट उसकी एक झलक अभी विधानसभा में मिली। छत्तीसगढ़ की तो स्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी बिल्कुल अलग। अगर किसी एक राज्य में कांग्रेस ने स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की तो वो छत्तीसगढ़ था, तो इसलिए वहां चुनाव प्रभावित होगा, स्वाभाविक तौर पर प्रभावित होगा। तमिलनाडु एक बड़ा उदाहरण मैंने दिया, वहां का चुनाव प्रभावित होगा। वेस्ट बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य होगा इस चुनाव में देखने लायक, वहां क्या समीकरण बनते हैं, अलायंस की बात मैं कह रहा हूं। क्या लेफ्ट ममता और कांग्रेस एक अलायंस में आ पाते हैं, या ममता अलग रहती है और लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस में जाएंगे, तो वो भी एक नया प्रयोग होगा। फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, मुझे लग रहा है 3 राज्य हैं जहां नए प्रयोग हैं जी। इन 3 राज्यों में नए प्रयोग क्या परिणाम देंगे, इससे देश की दशा और दिशा प्रभावित होगी। लेकिन अगर किसी एक इस राज्य को हम ये श्रेय देना चाहें
कि एक कौन सा राज्य है जो देश भर के चुनाव परिणामों को सीधे प्रभावित करेगा, एक कौन सा गठबंधन है राज्य का, तो मैं कहूंगा वो एसपी बीएसपी का गठबंधन है। बिल्कुल, प्लस में देखिए तो भी और माइनस में देखिए तो भी। अगर एसपी बीएसपी गठबंधन परिणाम नहीं दे पाया जमीन पर, तो एनडीए की बल्ले बल्ले फिर तो सब जगह। और अगर वो जमीन पर कारगर हो गया तो स्वाभाविक है एनडीए के लिए चिंता ही चिंता। इसलिए वो अलायंस बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये काफी कुछ तय करेगा जाहिर तौर पे। अमिताभ जी, हम आएंगे आपके पास। प्रशांत हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं। प्रशांत, बताइए, महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, क्या तैयारी उनकी है, और क्या समीकरण इस बार महाराष्ट्र के कह रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है महाराष्ट्र की सीटों पर, और मैं आपको बताऊं कि कुल 48 सीटें महाराष्ट्र में है। लेकिन इस बार का जो समीकरण है एनसीपी कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बीजेपी और सेना में गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ शर्तें जो है शिवसेना की वो बीजेपी के ऊपर भी भारी है, और यही एक वजह है। तो अभी तक उन्होंने अपनी सीटें, कितनी सीटों पे सेना और बीजेपी लड़ेगी, अपने लोग उतारेंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। खासतौर पर मैं एनसीपी और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस 26 सीटों पे लड़ेगा, तो वहीं एनसीपी 22 सीटों पे लड़ेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में अगर महागठबंधन होता है, जिस तरह से दूसरे राज्यों में बातें चल रही है, तो वहां पर बसपा और सपा, इन दो पार्टियों के लिए महाराष्ट्र में 3 सीटें जो है रिलीज करनी होगी, जिसमें से कांग्रेस जो है 2 सीटें रिलीज करेगी। आएंगे हम। विभू हमारे साथ अहमदाबाद से है। अहमदाबाद क्या कहने जा रहा है इस बार? अहमदाबाद में क्या समीकरण है, विभू बताइए आप। जी अनुपम जी, खास करके बताऊं तो गुजरात की 26 सीट है, और 26 सीट बीजेपी के पास है, तो बीजेपी के पास बनाए रखने के लिए उसको बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गुजरात की जो स्थिति है, समीकरण है, वो बदल गए हैं। 2014 में 26 सीट बीजेपी के पास थी और कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। लेकिन कांग्रेस ए मूड में है कि बीजेपी गुजरात में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वर्चस्व है बीजेपी का, वो तोड़ने का प्रयास होने वाला है। जो 12 तारीख को सेंध लगाने की कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है। विभू बने रहिए हमारे साथ। बिहार चलते हैं, जहां पर अमित सिंह हमारे साथ। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो जाहिर तौर पर सबका फोकस बिहार पर भी ज्यादा रहता है। अमित बताइए, बिहार इस बार जिस तरीके से 40 लोकसभा की सीटें हैं, 2014 के बाद 2019 में स्थितियां कैसी आप देख रहे हैं वहां पर, और तमाम राजनीतिक दल किस तरह से तैयार हैं? देखिए अनुपम, बिहार की बात अगर करें तो 40 सीटों में भले ही 2014 में दबदबा बनाकर रखा है एनडीए ने, 22 सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई, और जो विरोधी थे, विरोधी इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक सबसे बड़ा विरोधी चेहरा है एनडीए का, जो इस वक्त जेल में है, और कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उनकी जमानत पर। अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आते हैं तो विरोधियों में एक बड़ा उत्साह, एक संजीवनी मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो वोट पे असर पड़ेगा। क्योंकि अगर बिहार के 3 बड़े चेहरे हैं, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन हालिया दिनों में नीतीश कुमार अब एनडीए के खेमे में है। ये एक बड़ी जीत एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए है कि एक सबसे बड़ा धुर विरोधी उनके साथ खड़ा है। इसका फायदा 2019 में दिखेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव, उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिहार में जो एमवाई समीकरण है अनुपम, वो बेहद मजबूत है। अगर आप 33% जो वोट है वो किसी को जिता और हरा भी सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में इन फैक्टर्स तौर पे, इन फैक्टर्स को हम उत्तर प्रदेश में भी देखते आए और अन्य राज्यों में भी देखते आए। अमिताभ जी से इस पे डिस्कस भी करेंगे हम। अमिताभ जी, जो बात यहां पर निकल करके सामने आ रही है, बिहार को देखा, महाराष्ट्र को देखा, और उत्तर प्रदेश में भी जब हम कास्ट इक्वेशंस की बात करते हैं, तमाम फैक्टर्स की बात करते हैं, जो एमवाई फैक्टर की बिहार में बात हो रही है, किस नजरिए से इनको देखें? नहीं, देखिए, जाति भारत की एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। टेलीविजन स्क्रीन पर जात नकारी जा सकती है, सेमिनार्स में जाति को नकारा जा सकता है, लेकिन चुनाव और शादी ब्याह में तो जाति है ही भारत में, और चुनाव में तो गजब जाति ही जात है। और खासतौर पर हिंदी पट्टी का जो भारत है उसमें तो विशेष रूप से। दूसरा, मुझे ऐसा यह भी लगता है 2014 और 19 दो चुनाव एक और
मायने में बिल्कुल अलग होंगे, अलहदा होंगे जी। 14 में आप 52 से लेके अब तक के जितने लोकसभा चुनाव हुए सबके रिजल्ट को एनालाइज करिए। किसी भी चुनाव में 31% वोट के साथ कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं पा पाई। वो 14 में भारतीय जनता पार्टी को मिली। वो इसलिए मिली, ये मिरेकल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सारे बड़े राज्यों में जो प्रभावशाली विपक्षी दल थे वो अलग अलग लड़ रहे थे। इस नाते ये गणित का मिरेकल हो गया। इस बार 19 में अधिकांश राज्यों में आप देखेंगे जी, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, अधिकांश राज्यों में प्रमुख विरोधी दल जो हैं, मतलब महत्वपूर्ण गैर भाजपा दल, वो सीधा अलायंस, प्रत्यक्ष गठबंधन सपा बसपा जैसा, या टेक्टिकल अलायंस, रणनीतिक समझ के आधार पर एक साथ खड़े होंगे। यहां से भी चुनाव का अंक गणित बदलता है। और गठबंधन का महत्व क्या है? ये जब लालू यादव, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस एक साथ आई थी तो चुनाव में देखा था ना, विधानसभा चुनाव में बिहार के जी क्या परिणाम हुआ था। तो वो गठबंधन तो परिणाम देता ही देता है। वोट जुड़ते हैं तो स्वाभाविक है। 31% पर अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है, ऐसा मिरेकल तभी हुआ क्योंकि बाकी जो वोट था आपके विरुद्ध वो 31% से भी कम हैसियत में अलग अलग खानों में बटा हुआ था। उत्तर प्रदेश में अगर 33% वोट एक साथ खड़ा हो जाता है और उसमें आरएलडी को 1.5% और जोड़ दें तो ये लगभग 45% के आसपास का वोट, तो 45% वोट एक साइजेबल नंबर है। बिहार में लालू और उपेंद्र और कांग्रेस एक बड़ा वोट जुड़ता है। तमिलनाडु डीएमके एंड कांग्रेस बड़ा वोट जुड़ता है। महाराष्ट्र शरद पवार एंड कांग्रेस। तो इस बार विपक्ष इस बात की सावधानी बरत रहा है कि मैक्सिमम राज्यों में अलायंस से ही जाएं। तो अमिताभ जी, जिस बात को आपने शुरुआती तौर पर कहा था, इन सब चीजों से इतर अगर उसको देखा जाए, आपने कहा कि एयर स्ट्राइक और इन सब चीजों ने बाकी चीजों को ढक दिया, तो यह माना जाए कि जो अलग अलग राज्यों के जो मुद्दे हैं, जो वहां के लोकल सिनेरियो की चीजें हैं, वो सारी चीजें या सारे मुद्दे इस वक्त पीछे आ गए हैं और एयर स्ट्राइक और ये जो हालिया घटनाक्रम हुआ है उस पूरे ने सारे मुद्दों को कवर अप कर लिया इस लोकसभा चुनाव में। इसको इस ढंग से कहना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी पुलवामा एपिसोड से पहले रिस्पॉन्ड कर रही थी जी, एजेंडा अपोजिशन सेट कर रहा था, नैरेटिव अपोजिशन सेट कर रहा था, बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही थी। पुलवामा एपिसोड ने यह अंतर कर दिया कि अब नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है और विपक्षी दल उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यह एक बड़ा चेंज होता है राजनीति में कि नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। इस तरह से जो आपने कहा कि गठबंधनों की जो प्रदर्शन की अधिकतम क्षमता है, उस क्षमता को ये पुलवामा और एयर स्ट्राइक का एपिसोड थोड़ा कम जरूर कर देगा। अगर गठबंधन की मारक क्षमता मान लीजिए 80% है तो हो सकता है अब इस घटनाक्रम के बाद वो 65 रह जाए। बिल्कुल, रांची की तरफ अमिताभ जी रुक कर लेते हैं। भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए, झारखंड में किस तरह से समीकरण है और 14 लोकसभा की सीटों पर समीकरण क्या कह रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर कितनी तैयार है इस बार? देखिए, झारखंड की यदि बात करें तो यहाँ 14 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 12 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहीं 2 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। 2014 के चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ कांग्रेस एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी।
इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ पे जो उन्होंने सीट खोया था वो किसी तरह से पाए। इसके लिए यहाँ पे गठबंधन की तैयारी चल रही है और महागठबंधन का स्वरूप जो है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि आज कल में ये तय हो जाएगा। रही बात चुनावी समीकरण पे यदि आप देखें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट 2014 के चुनाव में मिले थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ मिल करके यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और 14 सीटों में 13 सीट पे भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल 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 आएंगे हम आपके पास। गुंजन हमारे साथ गुवाहाटी से हैं, वहां भी असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। गुंजन, क्या समीकरण है, कितने दल तैयार हैं और ऐलान होने वाला है, तो किस तरह से सरगर्मियां आप देख रही हैं? 16 सीटें हैं जहां से 2014 में बीजेपी के पास आए थे 7 सीट बीजेपी को मिला था, 3 मिला था कांग्रेस को, एडीएफ को मिला था 2 सीटें और 1 गए थे इंडिपेंडेंट को। तो इस बार जो इलेक्शन है 2019 का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है असम का, क्योंकि काफी सारे नए चेहरे यहाँ पे इस बार इलेक्शन में आएंगे। खास करके यहाँ का जो अभी फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, तो उनका नाम यहाँ पे आ रहे हैं कि वो भी इस बार इलेक्शन में पार्ट लेंगे, वो भी लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तेजपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे और इसी बात को हम जाने। और एक बात मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बात चल रहा है कि वाराणसी के बाद उनका कंस्टिट्यूएंसी गुवाहाटी भी हो सकता है। क्या यह सच है? ये चीजें साफ हो जाएंगी आने वाले दिनों में। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से। शंकर, 4:40 हो चुके हैं, मात्र 20 मिनट बाद आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद सबके सामने आ जाएगा कि कब लोकसभा चुनाव होना है। शंकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुपम, मात्र 20 मिनट बचे हुए हैं। 20 मिनट के बाद जब केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले पर नई तारीख का जब ऐलान करेगा तो निश्चित तौर पे इस मामले पर पूरे देश भर की निगाह जो है आज इस प्रेस वार्ता पे है और दिल्ली के विज्ञान भवन में आज वो प्रेस वार्ता हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कितने चरण में आज बाकायदा उसका ऐलान होगा कि कितने चरण में चुनाव होंगे और कब तारीख जो है वो मुकर्रर होगी। हालांकि शुरुआती तौर पे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अप्रैल महीने के पहले जो वीक है वो उसमें चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, लेकिन इस मामले पर औपचारिक तौर पे पुष्टि का इंतजार कर रहा हूं। 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है और निश्चित तौर पे 20 मिनट इंतजार कर लेते हैं शंकर, उसके बाद चीजें साफ हो जाएंगी। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए। अमिताभ जी, अलग अलग राज्यों से हमने ये जानने की कोशिश की कि वास्तविकता में इस बार समीकरण क्या है और स्थितियां कितनी बदली है कि नहीं बदली है, क्या गठबंधन हो रहा है, कैसा स्वरूप है, ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके से देख रहे हैं आप? अनुपम, देखिए, राजनीति और ब्लड प्रेशर जी, आप 5 साल की बात करते हो, ये तो क्षण क्षण बदलता है भाई। कभी आदमी का ब्लड प्रेशर 5 साल एक सा रहा नहीं ना, 5 मिनट नहीं रहता। वैसे सियासत कभी एक सी तो रह नहीं सकती, उसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, उतार चढ़ाव सेंसेक्स की तरह होता रहता है। लेकिन हां, कुछ चीजें जरूर बुनियादी तौर पर बदलाव आया। जैसे तमिलनाडु की राजनीति का मैंने उल्लेख किया, वहां एक दोनों बड़ी मूर्तियां जो थीं 2 ध्रुवों की, अलग अलग, अन्ना द्रमुक से जयललिता और डीएमके से करुणानिधि जी, दोनों नहीं है। अब दूसरी पीढ़ी जो है उसके नेतृत्व का चुनाव है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा चेंज मैंने बताया। पश्चिम बंगाल अभी तय होना बाकी है कि ममता, कांग्रेस और लेफ्ट कहां खड़े होते हैं, एक साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कुछ बुनियादी अंतर हैं जो 14 और 19 के बीच में बड़ी लकीर खींचते हैं। और इन सबसे भी बड़ा एक जो मुझे बदलाव दिख रहा है वो 2 बातों का दिख रहा है। एक तो ये पुलवामा और उसके बाद की घटनाएं मिलाकर जो एक तस्वीर बनी वह महत्वपूर्ण है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 2014 में विभाजित विपक्ष था। इस बार राज्य दर राज्य के स्तर पर, स्टेट बाय स्टेट,
हर राज्य में भाजपा को एकजुट विपक्ष मिलेगा जी अधिकांश सीमा में। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, वक्त की हमारे पास कमी है, रोकेंगे आपको यहां पर, एक बार फिर आपके पास आएंगे और समझेंगे चीजों को। बहरहाल 5 बजे का इंतजार हर किसी को, जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो अपडेट देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज नेटवर्क 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा।